हेलो स्टूडेंट, स्वागत है पुनः हाई स्कूल के अंतर्गत डाइजेस्टिव सिस्टम के तीसरे वीडियो में। अभी तक आपने पढ़ा हुआ था कि किस तरह हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है और कैसे वर्क करती है। इससे पूर्व की वीडियो में आपने पढ़ा था कि स्टमक क्या होती है, किस तरह की संरचना होती है, उसके क्या क्या पार्ट होते हैं। जो भी स्टमक यानी कि अमाशय है, अमाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है जो भोजन को संग्रहित करने का काम करती है। जब भी फूड इसमें आता है अमाशय में, तो अमाशय की जो मूवमेंट होती है वो स्टार्ट हो जाती है, और उस जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट होती है उसके साथ साथ ही जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि अमाशय की वाल में जो ग्लैंड्स होती हैं वो गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट्स करती हैं, और ये गैस्ट्रिक जो जूस होती हैं ये जूस आपके इस फूड में आकर मिलते रहते हैं। इस गैस्ट्रिक जूस में आपकी HCl होती है, गैस्ट्रिक एंजाइम होती हैं, जिससे कि इन एंजाइमों के मिलने से जो फूड होता है ये पिस कर ले जैसा तैयार हो जाता है। जो HCl है ये HCl भोजन को ब्लायन करता है, साथ साथ ही जो भी फूड के साथ आए हुए बाहर से जो हानिकारक कीटाणु होते हैं, हानिकारक जो बैक्टीरिया एक्सेट्रा होते हैं, उनको भी वो किल करता है, यानी कि उनको नष्ट करने का काम करता है। जो फूड है इस फूड्स का इस सिस्टम के अंदर आंशिक जो डाइजेशन है वो होता है। उसके बाद फूड जो है आगे की ओर पास करता है और वो आपके पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन जो है इसको दो भागों में अलग किया गया है, एक लार्ज इंटेस्टाइन एंड सेकंड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लगभग 6 से 7 मीटर 6 से 7 मीटर एक लंबी नली होती है। इस नली में भोजन का अधिकांश डाइजेशन हो जाता है। जो ये नली में जब भी फूड आता है पास करके, तो आगे डाइजेशन स्टार्ट होता है इस नली में फूड का। जो ये नली है इसके कई पार्ट हैं। एक पहली जो है वो डियोडेनम, दूसरी जो है जेजुनम, तीसरी जो है इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की 3 पार्ट हैं, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। डियोडेनम जो है यानी कि ग्रहणी जो है वो सी आकार की संरचना होती है, यानी कि जो आपकी अमाशय होती है ये अमाशय आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की पहली जो पार्ट बनाती है एक सी आकार की संरचना बनाती है। इस सी आकार की संरचना को डियोडेनम यानी कि ग्रहणी कहते हैं। ग्रहणी जो है इस ग्रहणी की दीवार से आपके पैंक्रियाज लगी होती है, इस तरह लीफ लाइक स्ट्रक्चर के रूप में, यानी कि अग्न्याशय लगी होती है। अग्न्याशय एक डक्ट के माध्यम से ग्रहणी तक आती है। इसी डक्ट में आपके बाइल डक्ट आती है, यानी कि आपके जो बाइल पित्ताशय से जो बाइल है यानी कि पित्त जो है वो डक्ट के थ्रू आती है, और ये डक्ट जो है यानी कि बाइल डक्ट जो है ये पैंक्रियाज के डक्ट से मिलती है, और मिलने के बाद ये एक कॉमन हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनाती है। दोनों डक्ट मिलती हैं और मिलने के फलस्वरूप, डक्ट मतलब एक नली होती है, मिलने के फलस्वरूप हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपेटो मीन लीवर और पैंक्रियाटिक मतलब पैंक्रियाट, डक्ट मतलब टिप यानी कि नली। ये दोनों, ये नली और ये नली जो होती है मिलकर एक कॉमन नली बनाती है जिसे हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ये नली आपकी ग्रहणी के आंतरिक दीवार से होकर आपके इस डियोडेनम के कैविटी में खुलती हैं, जिसके फलस्वरूप जो जूसेस हैं वो जूसेस इस ग्रहणी के अंदर रिलीज होती रहती हैं और भोजन में जाके मिलती रहती हैं। फूड जो है वो आपके जेजुनम और इलियम से होकर आगे की तरफ पास करता है। आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ये भाग हैं इसमें आपके कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। उन ग्लैंड्स के द्वारा आपके डाइजेस्टिव कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, या जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन है इस स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल पर, आंतरिक दीवार पर उंगलियों की सादृश ये
स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर वॉल, कैविटी उसकी, इसके आंतरिक दीवार पर उंगली के भाग उभरी हुई ऐसी संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं को माइक्रोविलाई कहते हैं, यानी कि सूक्ष्मांकुर कहते हैं, या फिर रसांकुर कहते हैं, या फिर इसे हम लोग विलाई यानी कि रसांकुर कहते हैं। यानी कि ये जो रसांकुर होते हैं, जब भी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, आगे की तरफ पास करता है, तो उसमें फूड का डाइजेशन होता रहता है, और डाइजेशन से जो भी जूस निकलती हैं, यानी कि पचे हुए भोजन में जो उपस्थित तरल पदार्थ होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होता है, उस न्यूट्रिएंट्स को ये विलाई जो है वो एब्जॉर्ब करती रहती हैं, और एब्जॉर्ब करके ये इसे ब्लड में, यानी कि जो ब्लड है, खून है, उस खून के अंदर ये इस न्यूट्रिएंट्स को डालती रहती हैं। तो इस तरह ये स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है कि फूड का अधिकांश डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। साथ ही इसके इनर वॉल पर उपस्थित जो विलाई होती है, रसांकुर होते हैं, ये रसांकुर पचे हुए भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व होती हैं, उन पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करती हैं, और एब्जॉर्ब करने के फलस्वरूप इसको ब्लड में, यानी कि जो खून है उस खून में डालती रहती हैं, और ये जो खून है उस खून के साथ ही ये न्यूट्रिएंट जो है बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आगे की तरफ आपके इलियम बनाती हैं, और इलियम द्वारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपके लार्ज इंटेस्टाइन जो है उस लार्ज इंटेस्टाइन से जाके मिलती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये लगभग 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबी नली होती है, जिसके कई भाग होते हैं। पहले जो पार्ट्स हैं इसके, फर्स्ट जो पार्ट है ये है आपके सीकम, और दूसरे जो भाग हैं वो है कोलन। जो कोलन होता है इसके कई पार्ट्स हैं। एक जो होता है आसेंडिंग लिम्ब होते हैं, दूसरी जो होती है ट्रांसवर्ज, या फिर कोलन के कई पार्ट होते हैं। एक असेंडिंग पार्ट होता है, दूसरा ट्रांसवर्ज पार्ट होता है, और तीसरी जो होती है वो डिसेंडिंग पार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो ये इसके पार्ट हैं। जो असेंडिंग पार्ट होता है ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का, ये आपके असेंडिंग पार्ट है, असेंडिंग पार्ट, और ये आपके ट्रांसवर्ज पार्ट है, और ये आपके डिसेंडिंग पार्ट, ये आपके डिसेंडिंग पार्ट होते हैं। तो ये आपके असेंडिंग मतलब ऐसी पार्ट कोलन की जो आगे की ओर चौड़ी होती जाती है, बढ़ती हुई जाती है, उसे हम लोग असेंडिंग, ये अनुप्रस्थ हिंदी में, और इसे हम लोग और वही भाग कहते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम है, इलियम जो है एक छिद्र के माध्यम से लार्ज इंटेस्टाइन की सीकम में खुलती है। इस छिद्र को इलियोसीकल ऑरिफिस यानी कि इलियोसीकल छिद्र कहते हैं। इलियोसीकल छिद्र जो है एक छोटे से थैलीनुमा संरचना में खुलती है, जिसे हम लोग सीकम कहते हैं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है वो सीकम है, एक थैलीनुमा संरचना होती है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं इसको इस फिगर के माध्यम से। तो ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपकी सीकम, ये आपकी इलियम, इसके अंदर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये आपके रेक्टम, ये आपके एनस रेक्टम, और ये आपके
NS। तो इलियम जो है एक थैलीनुमा संरचना में खुलती है जिसे सीकम कहते हैं। सीकम से एक उंगलीनुमा संरचना लगी होती है जिसे हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो है ये शरीर का अवशेषीय अंग है जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं होती है, शरीर में कोई उपयोगिता नहीं होती है। सीकम जो है आगे की ओर ये आपके असेंडिंग पार्ट बनाता है, ट्रांसवर्स पार्ट बनाता है, डिसेंडिंग पार्ट बनाता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये इंटेस्टाइन गांठनुमा संरचना के रूप में उभरी होती है। इस गांठनुमा संरचना को ही हास्ट्रा कहते हैं। हास्ट्रा, हास्ट्रा। तो ये आपकी हास्ट्रा होती है। इसके बीच में आपके इस पर एक कॉर्ड जैसी संरचना होती है जिसे टीनी कोलाई कहते हैं। यानी कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है इस पर एक कॉर्ड यानी कि रस्सीनुमा संरचना फैली होती है जिसे हम लोग टीनी कोलाई कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन ना के बराबर होता है। अधिकांश जो डाइजेशन है तो लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन का डाइजेशन जो है वो लगभग ना के बराबर होता है। फूड जो है अब जो फूड है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन के इस भाग से होते हुए यानी कि जो भी असेंडिंग ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग पार्ट है उस भाग से होते हुए सिग्माइड पार्ट में से होते हुए आपके रेक्टम में पहुंचती है। और रेक्टम जो है ये रेक्टम आपके आगे की ओर छल्लेनुमा पेशियां बनाती है जो एनस से यानी कि द्वार द्वारा एक बाहर खुलती है। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम में आपके कुछ एब्जॉर्प्टिव सेल्स लगे होते हैं यानी कि अवशोषक सेल लगे होते हैं जो कुछ न्यूट्रिएंट्स और खासतौर पर जो वाटर हैं, जल हैं, इन चीजों को जल को सोखने का काम करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। बाकी जो अनडाइजेस्टेबल फूड है वो अनडाइजेस्टेबल फूड इससे पास होते हुए आपके रेक्टम में पहुंचती है और रेक्टम से होते हैं एनएस द्वारा वो बाहर रिलीज कर दी जाती है। हमारी जो एनएस है उस एनएस पर आपके संकोचक पेशियां होती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां लगी होती हैं जो हमारी इच्छा और बिना इच्छा के काम करती हैं। एक इच्छा अनुसार काम करती है और एक अनैच्छिक होती है जो हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती है। इस तरह ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम थी जो अपना अपना काम करती रहती हैं और फूड में उपस्थित जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं उसको फूड से अलग करती हैं, न्यूट्रिएंट्स को, और फिर इन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा और फिर ये न्यूट्रिएंट जो हैं वो हमारे बॉडी के अंदर पहुंचते हैं और ब्लड सर्कुलेशन द्वारा बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंच जाते हैं और सेल्स जो होते हैं वो उसको अपना यूज करते रहते हैं। तो ये थी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम। उम्मीद है डाइजेस्टिव सिस्टम की जो कहानी है वो आपको समझ में आई होगी। कम समय में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम को सॉलिड नॉलेज बनाने का प्रयास किया है। आप रिवाइज करेंगे इसको और इसकी नोट प्रिपेयर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।